ओके बच्चों, अभी तक हमने वाटर के बारे में जितना कुछ पढ़ा, वाटर, इसका केमिकल कंपोजिशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब एक चीज़ और बाकी है हमारी, जो कि है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मतलब जो सार्वभौमिक हो, जो सबको अपने अंदर डिजॉल्व कर ले। देखो बेटा, एक्चुअली होता क्या है, कोई भी सोल्यूशन हो वो बना हुआ है दो चीज़ों से, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वो जो लार्ज इन अमाउंट है, अधिक मात्रा में है, वो है सॉल्वेंट, लार्ज इन अमाउंट है, ज़्यादा है अमाउंट में। दूसरा एक ये भी कह सकते हैं कि कोई सोल्यूशन जब बनके तैयार हुआ, उस सोल्यूशन का मीडियम कैसा है, मतलब उसकी फेज क्या है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। अगर बना हुआ सोल्यूशन, बना हुआ विलयन हमारा ठोस अवस्था में है, सॉलिड है, तो उस सॉलिड को ही हम मानेंगे सॉल्वेंट। अगर हमारा बना हुआ जो सोल्यूशन है, विलयन है, वो द्रव अवस्था में है, अपनी लिक्विड फेज में है, तो उस सोल्यूशन को हम मानेंगे, उस सोल्यूशन को हम क्या मानेंगे, लिक्विड सोल्यूशन। और अगर सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड। अगर गैसियस फेज में है हमारा फाइनल सोल्यूशन, तो हम उसको गैसियस सॉल्वेंट, हम गैसियस कंसीडर करेंगे। एक बात कभी मत ये सोचना कि सोल्यूशन का मतलब हमेशा सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि दिमाग में एक एग्जांपल तुरंत आता होगा कि साल्ट यानी कि नमक लिया या चीनी लिया, उनको वाटर में मिक्स कर दिया तो ये बन गया सोल्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई एलॉय है, मिश्र धातु, जब दो या दो से ज़्यादा धातुएं मिलाई जाती है, जैसे ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा ओलंपिक में आपने, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, तो ब्रॉन्ज क्या है, कांसा है, या तो ये भी क्या है, एक तरीके का एलॉय है। जैसे पीतल के बर्तन होते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं ब्रास, तो वो भी क्या है, उसमें 70% कापर है और 30% हमारा जिंक है, ठीक है ना। तो है वो एलॉय, मतलब मिश्र धातु, पूरा का पूरा सॉलिड होगा। कापर जो लिया होगा एज सॉल्वेंट, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है 70%, वो भी सॉलिड। जो उसमें मिक्स किया जिंक, वो भी सॉलिड है 30%। मिल के जो बना ब्रास, पीतल, वो भी कैसा है, सॉलिड। तो वो सॉलिड सोल्यूशन है। एक बात कभी ये मत मानना कि हमेशा कोई सॉलिड यानी कि नमक या चीनी जैसा कोई सॉलिड लेकर के हम मिक्स कर रहे हैं पानी में और सोल्यूशन बन रहा है ना। एक बात ये, गैस को भी हम मिक्स कर सकते हैं लिक्विड में, गैस को हम गैस से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक सोल्यूशन वो भी होगा जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में मिक्स करेंगे। जैसे आप लोग सोडा वाटर जानते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, उनमें CO2 कंप्रेस्ड करके एक अधिक दाब में मिक्स की जाती है और बहुत कम टेम्परेचर पे यानी चिल्ड करके, ठंडा करके CO2 मिक्स की जाती है उस गिवन शुगर सोल्यूशन में। चीनी का जो मीठा सोल्यूशन है, शरबत है, उसमें CO2 को कंप्रेस करके मिक्स करते हैं, तो गैस मिला रहे हैं लिक्विड में। तो देखो ये भी क्या है, एक तरीके का सोल्यूशन। और एक अपना वो वाला तो पता ही है कि अगर चीनी लिया या नमक लिया, उनको वाटर में मिक्स कर दिया, अच्छे से डिजॉल्व कर दिया, तो वहाँ पर भी क्या बनता है, हमारा सोल्यूशन बनता है। ठीक, ये बात। तो हम क्या बता रहे थे, सोल्यूशन, सॉल्वेंट का मतलब जो कि कैसा है, ज़्यादा अमाउंट में है। वाटर को यहाँ क्या कहा गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट एक तो ज़्यादा हो, पहली बात। दूसरा, जो हमारा फाइनल सोल्यूशन बनके तैयार हुआ, उसकी फेज अगर लिक्विड है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जिसकी फेज उससे मैच करती होगी, मिलती जुलती होगी, वही सॉल्वेंट कंसीडर होगा। बस समझिएगा आप। हाँ, मतलब अगर हम लेके चले हैं, मान लो एक उल्टा रिवर्स एग्जाम्पल बनाते हैं, बताते हैं आपको। वाटर लिया और थोड़ा सा क्या लिया, फ्लोर लिया, आटा मिक्स किया, है ना। अब की बार देखो आटा ज़्यादा है, आटा था कैसा, फ्लोर था कैसा, सॉलिड स्टेट में, पार्टिकल्स थे जो कि सॉलिड थे, और मिलाया उसमें क्या, वाटर, जो कि बहुत कम था। एक बात तो ये होगी कम ज़्यादा वाली। दूसरा, ऐसे भी समझो कि जो फ्लोर था, आटा था, वो कैसा था, सॉलिड स्टेट में। फाइनली गूंद के जो तैयार होगा वो भी सॉलिड ही होगा, सेमी सॉलिड बोल सकते हो, अल्टीमेटली सॉलिड ही बोलोगे, तो वो भी कैसा है, सॉलिड। इसीलिए सॉल्वेंट किसको मानेंगे, सॉलिड, यानी कि उस आटे को सॉल्वेंट मानेंगे। उसमें आके थोड़े अमाउंट में आया कौन, वाटर, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो कैसा बना, सॉलिड बना। ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल समझ सकते हो। चल, सॉल्वेंट मतलब वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है, एक ऐसा मीडियम है जो अपने आप में सबको डिजॉल्व कर लेता है। ये अपने आप में गैसेस मिक्स कर सकता है, या अपने आप में सॉलिड मिक्स कर सकता है। गैस का एग्जांपल आपको दिया हमने, कार्बोनेटेड ड्रिंक वाला, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, गैस कंप्रेस करके भरी रहती है। एक बात, सॉलिड का एग्जांपल आप जानते हो, चीनी वाला यानी शुगर वाला, और साल्ट वाला NaCl वाला, सॉलिड हो गया। और लिक्विड तो कोई ना कोई उसमें मिला ही सकते हैं, एल्कोहल मिला सकते हैं ना, लोग वाइन वगैरह मिक्स करते हैं, तो लिक्विड को भी मिक्स कर सकते हैं इस सॉलिड, इस वाटर में। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि सबको अपने आप में मिक्स कर सकता है, अपने आप में सॉलिड मिक्स कर सकता है, अपने आप में लिक्विड को डिजॉल्व कर सकता है, घोल सकता है, अपने आप में गैसेस को डिजॉल्व कर सकता है। एक बात,
ठीक, अब देखो दो एग्जाम्पल हमने बताए हैं, दो एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, दो यहाँ फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं कि वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेस, वाटर में कुछ डिजॉल्व गैसेस भी होती हैं, एंड वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉलिड्स, वाटर में कुछ डिजॉल्व सॉलिड्स भी होते हैं। जैसे अगर ये देखो गैसेस वाला एग्जाम्पल देखो आप लोग, जैसे कि गैसेस वाला एग्जाम्पल अगर आप देखो, जैसे कि गैसेस वाला अगर आप एग्जाम्पल देखो तो डिजॉल्व गैसेस, ये एक सेटअप बना रखा है, इसमें एक स्टैंड है जिसके ऊपर एक क्या है, फ्लास्क है, फ्लास्क में यहाँ पे एक कार्क लगा हुआ है, कार्क से इसको बंद कर दिया गया, एक ये थिसल फनल डाली गई जिससे कि हम ज़्यादा वाटर को ऐड कर सकें, और ये वाटर कैसा था, नॉर्मल वाटर था जिसको टैप वाटर भी बोल सकते हो। इससे एक रास्ता, इससे एक हमने निकाला ब्यूरेट निकाला, और इसको ब्यूरेट से एक इन्वर्टेड फ्लास्क इस पर रखा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा फ्लास्क यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ से इसका यहाँ पे नोजल लगा दिया, टोटी लगा दिया, टैप लगा दिया। अब इसको हमने गर्म करना शुरू किया, ये वाटर था, इसमें कुछ ना कुछ डिजॉल्व यानी घुली हुई गैसें रही होंगी, CO2 रही होगी, ऑक्सीजन रही होगी, हाइड्रोजन रही होगी, HCl रही होगी। जैसे इसको टेम्परेचर मिला तो अंदर के जो पार्टिकल्स थे वाटर के, उन्होंने एक दूसरे को स्ट्राइक किया, इसको मिल गई थर्मल एनर्जी, और यहाँ से क्या हुआ, एस्केप की, गैस एस्केप करके भगती यहाँ से, और हुआ क्या, ये गैस यहाँ से भगी, ये तो आने का रास्ता है केवल फिसल फनल वाला, इससे होती हुई यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, ये बगल का जो आसपास का जो पानी है, इस बड़े वाले फ्लास्क में देख रहे हो दूर एक बड़ा सा फ्लास्क है, इसके अंदर का पानी ठंडा है, कोल्ड है। अब यहाँ से गैसें भगी, ये गैसें यहाँ से निकलती हुई दिखेंगी, अलग अलग गैसें, CO2 दिखेगी, हाइड्रोजन दिखेगी, उनका बिहेवियर आप पहचान सकते हो अलग अलग, क्योंकि मिक्सचर होगा गैसेस का। वैसे इंडिविजुअल CO2 की पहचान है कि एक जलती हुई माचिस की तीली को क्या कर देती है, बुझा देती है, इट एक्सटिंग्यूज अ बर्निंग स्प्लिंटर। हाइड्रोजन की पहचान है इट एक्सटिंग्यूज अ बर्निंग स्प्लिंटर विद पॉप साउंड, जलती हुई माचिस की तीली को पॉप साउंड के साथ बुझाएगी। ऑक्सीजन एनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है जलने की क्रिया को, ठीक है। और तो ये गैस यहाँ से निकली, साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी होंगे, क्योंकि पानी भी यहाँ से गर्म होकर वेपर फेज में बदल रहा होगा, वो भी जा रहा होगा। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ किनारे बैठता जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन, वो वापस यहाँ बैठता जाएगा। गैसेज यहाँ से निकलती हुई समझ में आएंगी, इसको छोड़ेंगी, गैसेज यहाँ से निकलती हुई समझ में आएंगी, इसको छोड़ेंगी। इधर आ जाओ, डिजॉल्व सॉलिड में आ जाओ। सॉलिड का ये एक डायग्राम बना रखा है, देखो ये एक बीकर है जिसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, ये बेटा इसको बोलते हैं वाच ग्लास। ये जो रखी है ना प्लेट, ये है वाच ग्लास। इसके ऊपर रख दिया हमने टैप वाटर, और यहाँ पर भी है नॉर्मल वाटर। हीट हमने यहाँ से प्रोवाइड करी, डायरेक्ट इसको नहीं गर्म किया। जब हीट प्रोवाइड करी तो यहाँ से टेम्परेचर पहुँचा, इसने इसको गर्म किया। कुछ समय बाद गर्म होते होते क्या होगा, यहाँ का तो वाटर यहाँ बैठता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन गर्म होता रहेगा ऊपर का वाच ग्लास भी, गर्म होता रहेगा ऊपर का वाच ग्लास भी, और यहाँ से स्टीम के फॉर्म में पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा, और यहाँ अंत में कुछ नहीं बचेगा। अगर इसको प्लेट को हम ऐसे सामने फ्लैट करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कंसेंट्रिक सर्किल्स दिखाई देंगे, ऐसे करके सर्किल दिखाई देंगे। ये क्या बता रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ द वाच ग्लास आफ्टर इवेपोरेशन। जब पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो गया तो जितने भी टैप वाटर में नॉर्मल जो हमारे नल से पानी आता है उसमें जितने भी डिजॉल्व सॉलिड थे, साल्ट थे, फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी अर्थ के सोर्स से आ रहा है सॉलिड, वो यहाँ पे बैठ जाएगा, और हमको ऐसा बैठे हुए कुछ सफ़ेद सफ़ेद सर्किल जैसे दिखाई देंगे, है ना, सफ़ेद बैठे हुए सर्किल से दिखाई देंगे। ये नॉर्मली आप अगर किसी सिचुएशन में पानी को गर्म करते हैं, देखते हैं जिस बर्तन में 2-3 बार लगातार पानी गर्म करो उसमें कुछ ना कुछ सफ़ेद व्हाइट कलर का एक सर्किल जैसा बन जाता है ना। ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं कि व्हाइट सर्कल है या नीचे कुछ बैठा हुआ दिखाई देता है। वो सब यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो कि इसमें डिजॉल्व हैं, ठीक है। ये हो गई दो चीज़ें। अब इनका क्या कोई यूज भी है, बहुत बड़ा यूज है इनका। जैसे जितने भी सॉलिड इस वाटर में डिजॉल्व हैं, जितने भी सॉलिड, जैसे कि हो गया मिनरल्स जो कि हैं अपनी सॉलिड फेज में, ये क्या करते हैं, पहली बात तो ये करते हैं ऐड टेस्ट टू वाटर, पानी में स्वाद लाते हैं। हमने बताया था कि डिस्टिल वाटर या रेन वाटर कैसा होता है, फ्लैट टेस्ट का होता है, क्योंकि उसमें कोई डिजॉल्व सॉलिड, कोई गैस होती ही नहीं है। तो मिनरल्स जो कि अर्थ सोर्स से ऐड होकर के आ रहे हैं वो टेस्ट ऐड करते हैं इस पानी में। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, इनमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसको,
प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड, ठीक है, मिनरल्स और हो गए ये ऐड करते हैं टेस्ट, न्यूट्रिशन मिलता है, यानी इनमें जो डिजॉल्व साल्ट है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट्स को और एनिमल्स को। अब इनमें यहाँ पे हमने दिखाया था कुछ गैसेस भी डिजॉल्व हैं, ये गैसें क्या करती हैं, वाटर में डिजॉल्व गैस, खुद आप सोचिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे मछली वगैरह हैं, ये लोग पानी के अंदर ही रहते हैं, वहीं रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक, तो वही पानी के अंदर से पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको ये कंज्यूम करते हैं, इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जरूरी है वाटर में ऑक्सीजन या अदर गैसेस का डिजॉल्व होना किसके सर्वाइवल के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जलीय जीव जंतुओं के लिए। 1 लीटर जो वाटर होता है जिसको बोल सकते हो 1 डेसीमीटर स्क्वायर, 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, इतने पानी में 40 सेंटीमीटर क्यूब O2 डिजॉल्व रहती है, O2 डिजॉल्व होती है, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा बेटा गैसेस का क्या यूज है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स का भी सेम यही सिनेरियो है कि वो वाटर में डिजॉल्व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, एटमॉस्फेयर से सनलाइट, उनके पास खुद का क्लोरोफिल, और CO2 ले ली वाटर में डिजॉल्व और वाटर ले लिया, H2O ले लिया, इन सब चीज़ों को कंक्लूड करके अपना करते हैं वो फोटोसिंथेसिस, जिससे बनाते हैं अपना फूड यानी ग्लूकोज C6H12O6, और ढेर सारे अमाउंट में वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन जो कि हमारे यूज में आता है, या उनके ही अंदर सर्वाइवल के लिए, अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके इनहेल के लिए यही ऑक्सीजन जो अब वो रिलीज कर रहे हैं काम में आता है। देखो होता क्या है पानी के अंदर, मेराइन लाइफ में यानी वाटर के अंदर जितने भी प्लांट सर्वाइव करते हैं, CO2 वाटर में डिजॉल्व था, घुला हुआ था, वाटर ये तो थे ही वो, उनके पास खुद का ग्रीन कलर पिगमेंटेशन होता है, तो उनके पास खुद का हो गया क्लोरोफिल, ठीक, और मिल गई उनको सनलाइट, इतनी की हेल्प से उन्होंने बनाया अपना फूड यानी ग्लूकोज, और रिलीज करी ऑक्सीजन और वाटर। यही ऑक्सीजन आगे फर्दर काम आएगी एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। दूसरा, जितने भी आप लोगों ने देखा होगा स्नेल वगैरह, जितने भी पानी के अंदर रहने वाले वो जीव जंतु हैं जिनके पास एक कवरिंग होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, स्नेल वगैरह में देखा होगा, है ना, हाँ, ऑयस्टर वगैरह जो हो गए, वो क्या करते हैं, वाटर में जो ये होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक, इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट से स्नेल, ऑयस्टर ये क्या करते हैं, उस पानी में बने हुए इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने लिए कैल्शियम कार्बोनेट और उससे अपना बनाते हैं कवरिंग, ठीक, ये बात हो गई। अब देखो चीज़ और, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ रखा होगा कि ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.8% या 21% होता है, नाइट्रोजन होता है 78% और रिमेनिंग CO2 प्लस अदर गैसेस। लेकिन वाटर में क्या है, वाटर में क्या है, एयर का कंपोजिशन, ऑक्सीजन है यहाँ पर 33%, ठीक, नाइट्रोजन है यहाँ पर 66% और CO2 प्लस अदर गैसेस कितनी है 1%, ठीक। ये कंपोजिशन है किसका, एयर डिजॉल्व इन वाटर का, ठीक, इतना नोट कर लें। एक पॉइंट और समझेंगे बेटा कि वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है कुछ ऐसी है कि जैसे यहाँ पे सॉलिड वाला एग्जांपल हमने बताया कि वाटर अपने अंदर सॉलिड को डिजॉल्व कर लेता है, वाटर का किसी चीज़ को अपने अंदर जो घोलने की उसकी प्रवृत्ति है, नेचर है, वो ऐसी है कि अगर किसी कांच की बोतल में या किसी प्लास्टिक की बोतल में आप पानी को लंबे समय तक भर के लिए रख दो, तो पानी जब आप खोलोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे रेसे जैसे कुछ ऐसे लगेगा कि कुछ डस्ट गई है। एक्चुअली जब अच्छे से कैप बंधी है उसका तो डस्ट तो गई नहीं होगी। होता क्या है, अंदर की जो वॉल होती है उस प्लास्टिक की बोतल की या उस कांच की बोतल की, उससे ही थोड़े थोड़े अमाउंट में कांच या प्लास्टिक जो भी है वो निकल करके डिजॉल्व होता रहता है उस वाटर में और इचिंग बनाता है, यानी कि बॉर्डर बन जाता है। आपने देखा होगा कुछ समय बाद उस पानी में बॉर्डर बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कांच की बोतल का कांच यानी कि लेड या प्लास्टिक की बोतल का प्लास्टिक घुल रहा है और उसमें एक इचिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब धीरे धीरे घुलता ही रहता है। ठीक है, तो इतना रखेंगे। और एक चीज़ और है बेटा कि पर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें
तो गैसों का जो डिसोल्यूशन यानी घुलने का नेचर है उसको कुछ ऐसे कर सकते हैं। ये तो बता दिया, कंपोजिशन ये एक अलग चीज़ थी। 0.02 वॉल्यूम हाइड्रोजन का डिजॉल्व होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ठीक है, इतना डिजॉल्व होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इसी टेम्परेचर पे यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 506 वॉल्यूम हाइड्रोजन का डिजॉल्व होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। हेलो हेलो बच्चों, मैं आपका शांतनु सर शुरू करने जा रहा हूँ एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। आपके केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक है सॉल्यूशन, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पहले हमने वाटर पढ़ा था। अब वाटर की हेल्प से जो भी मिक्सचर्स बनेंगे उनको हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूशन जो एक शब्द है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। उनमें से एक चीज़ है सॉल्यूट, एक चीज़ है सॉल्वेंट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, तो मिक्सचर में हम लोग कहते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का। होमोजेनियस मतलब एक समांगी, एक जैसे कई कंपोनेंट मिले हैं। जैसे हमारे चारों तरफ जो हवा है इसमें ऑक्सीजन भी है जिसको हम सांस के रूप में ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। CO2 है जिसको हम एक्सहेल कर रहे हैं। साथ में और भी ढेर सारी गैसें होंगी। यहाँ नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, CO2 होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ फ्री स्टेट में होंगी, ठीक है। तो वो होगी एयर की बात। वाटर के साथ भी हम सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। वाटर के साथ भी हम सोल्यूशन बना सकते हैं। तो जैसे हमने एक वाटर लिया कुछ अमाउंट में, उसमें कुछ ऐड किया तो बन गया हमारा विलेन मतलब सोल्यूशन। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं आपको समझाने के लिए। जैसे सोल्यूशन बेसिकली दो कंपोनेंट से बना है, एक सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या है? जो कम मात्रा में है। जैसे अगर हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं, एक विलियन बना रहे हैं, पानी ले रहे हैं और उसमें कुछ अमाउंट में हम चीनी ऐड कर रहे हैं यानी शुगर, या साल्ट ऐड कर रहे हैं NaCl ऐड कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा अमाउंट में है, पहली बात तो ये कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कि कौन सॉल्यूट है सॉल्वेंट। पहली पहचान तो ये है कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट मानेंगे, ठीक, उसको सॉल्वेंट मानेंगे यानी विलायक। जैसे अगर पानी में हम घोल रहे हैं नमक या पानी में घोल रहे हैं हम चीनी, तो क्योंकि पानी अधिक मात्रा में है, नमक तो हम 1 चम्मच 2 चम्मच 50 ग्राम 100 ग्राम 250 ग्राम कुछ ऐसा ही ऐड करेंगे। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा ढेर सारा नमक ही है उसमें पानी डाल दिया। कर सकते हैं वो भी, ये नहीं कह रहा मैं, कर सकते हैं वो भी। तो पानी लिया ज़्यादा मात्रा में, उसमें ऐड कर दिया नमक, ठीक है। अब पानी क्योंकि ज़्यादा मात्रा में था तो पानी हो गया सॉल्वेंट यानी विलायक, और जिसको जो कम मात्रा में था यानी नमक या फिर चीनी या पोटेशियम नाइट्रेट जो भी लिया वो कम मात्रा में था तो वो हो गया विलेय यानी सॉल्यूट। एक बात तो ये कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचानेंगे कैसे। एक दूसरा तरीका भी होता है कि जो फाइनली हमारा बना हुआ सॉल्यूशन है उसकी स्टेट से, उसकी अवस्था से, यानी वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो किस अवस्था में है उससे मिलता जुलता जो होगा यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो मानेंगे। मान लो कि सॉल्यूट हमारा सॉलिड है यानी कि ठोस है, जैसे नमक ठोस ही होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और सॉल्वेंट हमारा कौन है, पानी है यानी कि लिक्विड स्टेट में। फाइनल जो सॉल्यूशन बना वो लिक्विड स्टेट में बना, इसलिए उसकी जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी उस स्टेट के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हाँ इस लिक्विड स्टेट में कौन था, सॉल्वेंट वाटर था, तो उस पानी को, उस वाटर को हम मान लेंगे क्या, सॉल्वेंट या विलायक, ठीक है। जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट जो मोर अमाउंट में यानी ज़्यादा मात्रा में है वो है हमारा सॉल्वेंट। एक बात तो ये। दूसरा, फाइनली बने सॉल्यूशन का, अंततः बने हुए विलयन की जो स्थिति है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उससे भी हम बता सकते हैं। यानी मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, कि उसको डिसाइड करते हैं हम सॉल्वेंट। एक सीधा सीधा ये याद रखेंगे, जो ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जो कम वो सॉल्यूट। एक बात हो गई, ठीक। अब बेटा क्या ऐसा है कि हम केवल नमक या चीनी लेकर ही, पानी में मिलाकर ही एक सोल्यूशन बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और भी कई तरीके के सोल्यूशन हैं। जैसे ठोस के साथ मिलकर बना सकता है, सॉलिड के साथ। जैसे एलॉय, मिश्र धातु आपने देखी होंगी,
है ना, जैसे पीतल होता है, ब्रास जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में कॉपर, कम मात्रा में जिंक, यानी 70%, 70% के आसपास रहता है कॉपर और 30% के आसपास रहता है आपका जिंक, और मिलकर हमारा बन जाता है ब्रास यानी पीतल। ठोस ठोस सॉलिड सॉलिड मिले और उन्होंने एक मिक्सचर बनाया, होमोजीनस था, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हो गया हमारा एक तरीके का मिक्सचर। ठीक, अच्छा यहाँ कुछ चीज़ें और हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है कि सोल्यूशन से रिलेटेड। एक तो ये होमोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस समांगी और हेट्रोजीनस विषमांगी, जानते होंगे आप। समांगी मतलब एक तरीके बिल्कुल एक समान रूप से पूरा का पूरा मिल जाए। जैसे अगर इसी सोल्यूशन की हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना चाहें, इसकी विशेषताएं पढ़ना चाहें, तो एक बात तो ये कि इतने अच्छे से सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में घुल जाते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से, अपनी सामान्य आंखों से उनको हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने एक्सट्रीम छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे कि देखो, एक जो ट्रू सोल्यूशन होगा, एक वास्तविक जो सोल्यूशन होगा, उसके सॉल्यूट का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, इतना छोटा साइज है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है हमारा सोल्यूशन। ठीक, उसको उसके अंदर कौन सॉल्यूट घुला है इसको हम देख करके बिल्कुल नहीं पता लगा सकते हैं। उससे कोई लाइट अगर गुजर रही है तो स्कैटर नहीं होगी, बिखरेगी नहीं लाइट, बिल्कुल आर पार निकल जाएगी उससे। एक बात, लाइट नहीं बिखरेगी। दूसरी बात, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं सॉल्यूट को किसी भी तरीके के फिल्ट्रेशन से, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे अगर हमने नमक और पानी का ही बना लिया मिश्रण और उसमें हमने उसका करा दिया डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन, उसका वाष्पीकरण कर दिया या डिस्टिलेशन की प्रोसेस कर दी, तो अलग कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली नहीं कि कोई हमने छन्नी लगाई और उससे हमने फिल्टर कर लिया या फिल्टर पेपर लगाया फिल्टर कर लिया, नहीं कर पाए, क्योंकि एक्सट्रीम छोटे हैं। फिल्टर पेपर के भी जो होल होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक, तो ये कुछ विशेषताएं थी कि उनको अपनी हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। एक बात, उनको हम अलग नहीं कर सकते, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट को, किसी विलियन के अंदर घुले हुए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग नहीं कर सकते। वो इतने छोटे होते हैं कि उनसे अगर कोई रोशनी गुजरती है, कोई लाइट गुजरती है तो बिखरती नहीं, सीधा निकल जाती है। कहीं रास्ते में अगर पार्टिकल्स होते, है ना, तो कुछ ऐसा होता है कि वो अपने रास्ते से भटकते, इधर उधर लाइट बिखरती। बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁻10 10⁻⁻10 मीटर उनका साइज होता है कि उनका सॉल्यूट पार्टिकल का, जो कम मात्रा में, जो घुले हैं उस विलियन में, घुले हैं उस सोल्यूशन में। ठीक है, अब होमोजीनस समझ गए आप लोग, होमोजीनस एक समान, हेट्रोजीनस असमान। जैसे अगर हम थोड़ी सी बालू लें, सैंड, उसको पानी में घोल दें तो जाके नीचे सेटल हो जाएगी। अभी भी हम देख सकते हैं कि हाँ ठीक से मिली नहीं है। अगर हम धीरे से सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का प्रोसेस करें, यानी कि पहले तो घुल जाने दे अच्छे से, फिर सेटल हो जाने दे बॉटम में ग्लास के, और धीरे धीरे करके पूरा पानी गिरा दे तो नीचे हमको बालू मिल जाएगी। तो वो हेट्रोजीनस मिश्रण है, मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। ये सोल्यूशन कई तरीके का हो सकता है। ये बाइनरी हो सकता है, ये टर्नरी हो सकता है, ये क्वार्टरनरी हो सकता है। ठीक, बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, क्वार्टरनरी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। बाइनरी नंबर आपने पढ़ा ही होगा, कंप्यूटर में पढ़ा होगा। 0-1 बाइनरी नंबर होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर अपनी ज़्यादातर प्रोग्राम्स करता है। ये कंप्यूटर की भाषा ही हुई है। कंप्यूटर 0-1 समझता है, कुछ भी आप उसमें कर रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, कुछ भी, कंप्यूटर बस एक भाषा समझता है 0-1 की। तो बाइनरी मतलब बेसिकली होता है 2। मतलब क्या है, एक सोल्यूशन है जिसमें केवल 2 कंपोनेंट हैं। टर्नरी 3 कंपोनेंट, और क्वार्टरनरी का मतलब इसमें 4 कंपोनेंट हैं। समझे कैसे? जैसे कि ये ग्लास है, इसमें कुछ मात्रा में हमने लिया पानी, तो अभी पानी क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है तो ये हमारा कौन है, सॉल्वेंट है। इसमें घोलेंगे कुछ हम ला करके। क्या किया हमने इसमें थोड़े अमाउंट में इसमें हमने कुछ ऐड किया। जैसे कि क्या ऐड किया इसमें हमने, 1 सेकेंड, जैसे कि इसमें हमने ऐड कर दिया कुछ शुगर के पार्टिकल, चीनी थोड़ी मात्रा में इसमें ऐड कर दी। अभी तक पानी अकेला था, अब उसमें हमने क्या कर दिया, शुगर ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी, इनको अच्छे से स्टिर कर दिया, मिला दिया। एक समय ऐसा आएगा घुलते घुलते, है ना, आपको बताने में बहुत समय लगेगा कि अच्छे से घुल जाएंगे चीनी के पार्टिकल। जैसे शरबत बनाते हैं आप लोग, शुगर साहब बनाते हैं। तो अभी तक इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो अभी कौन नहीं है, बाइनरी है। अब एक काम हम और करते हैं कि इसमें कोई एक नई चीज़ और घोल देते हैं। जैसे कि हमने लिया कॉमन साल्ट, नमक, ठीक, थोड़े मात्रा में लिया नमक, और इसको भी इसमें दिया घोल, अच्छे से लिया और इनको इसमें कर दिया मिक्स। पहले चीनी मिलाई, फिर नमक मिलाया, था कौन पहले से, पानी, एज सॉल्वेंट, विलायक के रूप में। उसमें 2 नई चीज़ें मिला दी। कुल मिला के इस विलयन के अंदर अब कितनी चीज़ें हैं, 3। एक पानी है, दूसरा चीनी है, तीसरा नमक है। 3 चीज़ें इसमें मिल चुकी हैं। इसको अच्छे से घोल देंगे। अब जो विलयन बना वो कौन हो गया, टर्नरी। 3 कंपोनेंट हो गए। अगर थोड़ा सा लेमन जूस ले लें, नींबू ले लें, उसको इसमें निचोड़ दें, है ना,
उसको इसमें निचोड़ दें, सिट्रिक एसिड होता है वो, उसको निचोड़ दें तो वो चौथा कंपोनेंट हो गया। अब वो बन जाएगा क्वार्टरनरी सोल्यूशन। चार चार कंपोनेंट हो गए। पहले पानी था, अकेला था, वो सोल्यूशन था ही नहीं। फिर हमने चीनी मिलाई, बन गया बाइनरी, 2 लोग हो गए। फिर हमने उसमें नमक मिलाया, बन गया टर्नरी, 3 लोग हो गए। फिर हमने उसमें मिला दिया क्या, अगर मिला दिया, मैं नहीं मिला के दिखा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा नींबू इसमें डाल दें, सिट्रिक एसिड डाल दें, तो क्या बन जाएगा ये हमारा क्वार्टरनरी सोल्यूशन, चार चार कंपोनेंट वाला सोल्यूशन। ठीक, इतना आपके समझने के लिए काफ़ी था। चलो भाई, तो ये हो गए हमारे अलग अलग तरीके के सोल्यूशन। ठीक है, अलग अलग तरीके के सोल्यूशन। बाइनरी 2 कंपोनेंट वाला जिसमें 2 लोग हैं, टर्नरी 3 लोग हैं, 3 कंपोनेंट हैं, और क्वार्टरनरी मतलब 4 कंपोनेंट हमने मिला रखे हैं। देखो एक चीज़ मैंने बताई कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा जो सोल्यूशन हो वो लिक्विड स्टेट में ही हो, विलयन अवस्था में ही हो, द्रव अवस्था में ही हो। लिक्विड का एक सोल्यूशन बन सकता है। ये सब टाइप ऑफ सोल्यूशन है, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग अवस्था के। ठीक है, जैसे लिक्विड को लिक्विड में मिलाएं, यानी कि वाटर लिया, पानी, उसमें अल्कोहल मिला दिया। ठीक, कौन सा, एथिल अल्कोहल, तो हमारा एक मिक्सचर बन जाएगा, है ना। वो कैसा होगा, लिक्विड सोल्यूशन। हमने सॉलिड लिया, लिक्विड मिला दिया, जैसे साल्ट या शुगर, अभी मैंने करके दिखाया, साल्ट या शुगर लिया, नमक या फिर चीनी लिया, उनको वाटर मिलाया, तो सॉलिड प्लस लिक्विड बन गया। हमने लिक्विड लिया, गैस से मिक्स कर दिया। कैसे, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें फिज होता है, अचानक से झाग निकलती है। एक्चुअली CO2 एक ज़्यादा प्रेशर में उसमें मिक्स की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वही होता है सोडा वाटर। तो ज़्यादा हमने क्या किया, CO2 को बहुत कम टेम्परेचर, तभी चिल्ड पीते हैं। अभी आगे ये चीज़ भी आएगी हेनरी ला के नाम से, तभी चिल्ड पीते हैं। तो क्या किया, गैस को शुगर सैप में, यानी कि मीठा पानी पहले बनाते हैं, फिर उसमें डालते हैं हम CO2 मिक्स करते हैं, फिर कुछ फ्लेवर वगैरह ऐड करते हैं। कुल मिला के हमने एक गैस मिक्स कर दी पानी के अंदर। या आप नॉर्मली बताओ, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय जीव जंतु होते हैं, जैसे पानी के अंदर मछली होती है, तो अपने रेस्पिरेशन के लिए वो भी जब सांस लेती है तो वो भी ऑक्सीजन ही लेती है। कहाँ से मिलती है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है। पानी के अंदर नीचे बॉटम में कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, है ना, खास करके समुद्र वगैरह में तो ज़्यादा होते हैं। तो उनको कहाँ से मिलता होगा, CO2, क्योंकि हमको पता है कि पेड़ पौधे अपना खाना, अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, जिनमें उनको चाहिए होता है सनलाइट, उनके पास होता है क्लोरोफिल, और CO2 चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, जिससे कि अपना वो फूड बनाते हैं। तो वो CO2 कहाँ से मिलती होगी, पानी के अंदर मिक्स होती है, घुली हुई होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ CO2 प्लस शुगर से, यानी चीनी वाला शरबत मिला दिया, तो इससे बन जाता है हमारा कौन, सोडा वाटर, या फिर हम कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक कह सकते हैं। सॉलिड मिला सकते हैं, जैसे कापर और जिंक को मिला दिया तो ब्रास बन गया, पीतल बन गया, एलॉय बन गया। तो जो एलॉय जितने भी होते हैं, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, तरह तरह के जितने भी एलॉय हैं, है ना, उनमें सॉलिड को मिक्स करते हैं। ये ज्वेलरी जो बनती है, तो हमको पता है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा, सोना बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है, मुलायम होता है, उसको हम अच्छा सा शेप नहीं दे सकते, मनचाहा शेप नहीं दे सकते। देंगे भी तो तुरंत वो, जैसे उसमें कोई दबाव पड़ा, कुछ हुआ तो खराब हो जाएगा। तो कुछ मात्रा में उसमें कुछ नए कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, है ना, कापर ऐड कर देते हैं। सबसे अच्छा तो कापर होता है, कापर को ऐड कर देते हैं, तो उससे मनचाहा आकार उस सोने से बनी ज्वेलरी को, आभूषण को हम दे सकते हैं, है ना। तो ठोस को भी मिला सकते हैं, जिससे एलॉय बनेगा, जिनको मिश्र धातु कहते हैं, और वो भी हमारी सॉल्यूशन के रूप में मानी जाएंगी, विलयन के रूप में मानी जाएंगी, उनको सॉल्यूशन ही कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन। ठीक, अब क्योंकि हमने वाटर इससे पहले पढ़ा, इसलिए हम लोगों का ज़्यादा फोकस रहेगा हमेशा किस पे, या तो गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, और या फिर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, इस पर ज़्यादा फोकस होगा हमारा। ठीक, ये हो गया बेटा। इसके बाद देखो सोल्यूशन के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। सोल्यूशन एक्वस हो सकता है, सोल्यूशन नॉन एक्वस हो सकता है, सोल्यूशन टिंचर हो सकता है। बात समझो, कोई भी सोल्यूशन जिसमें पानी एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है, वाटर यूज हुआ है एज अ सॉल्वेंट, वो एक्वस सोल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, माध्यम मीडियम जो था हमारा सोल्यूशन बनाने का, वो वाटर था, तो उसको मानेंगे हम कौन सा, एक्वस सोल्यूशन। जैसे अभी एक हमने करके दिखाया आपको ना, कि नमक ऐड किया और चीनी ऐड करी वाटर में, तो वो हमारा एक्वस सोल्यूशन। एक्वस को याद रखेंगे, एक्वेरियम से, एक्वेरियम में मछली होती है, यानी पानी मछली होती है। वैसे एक्वस एक्वेटिक यानी जलीय, जल से जुड़ा हुआ जितना भी सोल्यूशन है वो एक्वस सोल्यूशन होगा। बिना पानी के अगर कोई सोल्यूशन आप बना ले गए तो वो कैसा होगा, वो हमारा होगा नॉन एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन, है ना। जैसे एल्कोहल में हम कोई चीज़ ऐड कर दें, जैसे थर्माकोल है, उसको आप एल्कोहल में अगर डालो तो घुलता चला जाएगा, घुलता चला जाएगा। ठीक, तो वो कैसा हो जाएगा, घुल तो जाएगा। एल्कोहल ले लो ज़्यादा, या पेट्रोल ले लो, या ईथर ले लो, या बेंजीन ले लो, ऐसा कोई भी लिक्विड ले लो, उनमें आप थर्माकोल ऐड करो, ये भी ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ, ये भी कार्बनिक पदार्थ, घुलता चला जाएगा। ठीक, तो वो हो जाएगा नॉन एक्वस, बिना पानी का नॉन एक्वस। तीसरा टिंचर होता है। टिंचर बेसिकली कहते हैं जब हम एल्कोहल को एज ए मीडियम यूज करते हैं, खास करके इसको टिंचर तब कहते हैं जब आयोडीन को डिजॉल्व करते हैं किसमें,
एल्कोहल में, आयोडीन को डिजॉल्व करते हैं एल्कोहल में। वैसे भी अगर एल्कोहल मीडियम है, जैसे होम्योपैथिक की मेडिसिन में देखा होगा मदर टिंचर कहते हैं जो मेन दवा होती है, तो उस और मीठी मीठी गोलियाँ, तो जो बेसिकली दवाओं को हम, दवा तो बहुत कम एक्सटेंट में होती है, थोड़ी सी होती है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसको हम किस में डिजॉल्व करते हैं, एल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं। उसका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, तो क्योंकि हम एल्कोहल में कुछ घोल रहे हैं तो वो टिंचर ही कहा जाएगा। तो अगर एल्कोहल है हमारा सॉल्वेंट, तो उस सोल्यूशन को बोलेंगे कैसा, टिंचर सोल्यूशन। अगर पानी है तो एक्वस, पानी नहीं है कुछ और है, पेट्रोल वगैरह है तो नॉन एक्वस। ठीक, ओके, ये हो गया। अब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड का केस समझिए आप। हमने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें हमने शुगर ऐड करना शुरू किया, चीनी ऐड करते जा रहे हैं, हम डिजॉल्व करते जा रहे हैं, अच्छे से डिजॉल्व होती चली जा रही है, और ऐड किया और हो गई, और ऐड किया और हो गई, बिना गर्म किए, अभी गर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही नॉर्मल टेम्परेचर है, एक चम्मच से घुलते चले जा रहे हैं। और करते करते एक समय ऐसा आएगा कि चीनी अब घुलना बंद हो जाएगी। शुरू में जब ऐड होती जा रही थी, हम मनचाहा अमाउंट चीनी का ऐड करते जा रहे थे, घुलते जा रहे थे उस पानी में, तब वो था हमारा अनसैचुरेटेड। तब कैसा था, अनसैचुरेटेड, जब चांस था हमारे पास ऐड करने का और ज़्यादा कुछ। जब घुलना बंद हो गई तो वो सैचुरेट हो गई, संतृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई, वो हो गया हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसा हो गया, सैचुरेट। अब घुलना बंद, अब ज़्यादा अगर चाहे कि चीनी घुल जाए तो उसमें नहीं घुलेगी। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, हमको अभी और चीनी घोलना है, तो हमने जिस पानी में ढेर सारी चीनी मिलाई थी उसको गर्म कर दिया, एक बर्नर में रखा, गर्म करना शुरू किया। जैसे ही गर्म करना हम शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि अब चीनी आसानी से और घुलती चली जा रही, लेकिन वहाँ भी एक स्टेट आएगी जब वहाँ पर भी चीनी घुलना बंद हो जाएगी, यानी गर्म करने के बाद भी चीनी पहले तो कुछ मात्रा बढ़ेगी, घुलेगा, फिर एक समय के बाद वो रुक जाएगा। जैसे ही रुका, वो हो गया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड वो जब बिल्कुल ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम चीनी ऐड करते जा रहे हैं, कुछ भी ऐड करते जा रहे हैं। बार बार चीनी का एग्जांपल देते हैं क्योंकि आपको इमेजिन करना आसान होता है, आपको समझना आसान होता है। जब घुलना बंद हुई तब वो हो गया सैचुरेटेड, तब वो सैचुरेट हो गया, अब उसमें नहीं घुल पा रही ज़्यादा चीनी। फिर हमने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद और ज़्यादा चीनी ऐड हो गई, फिर वहाँ पर जहाँ जाके रुकी, जब घुलना बंद हो गया, वो हो गया हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कौन हो गया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, हाँ, इतनी बात। अब आते हैं एक चौथा केस है हमारा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का। ठीक, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का हिंदी में इनको कहते हैं तनु और इनको कहते हैं सांद्र। ये तनु विलयन है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। देखो, ये ऐसा नहीं है कि किसी सोल्यूशन में हम मात्रा के हिसाब से बता सकते हैं इसको, ये कंपेरेटिव है, तुलनात्मक है। जैसे दो सोल्यूशन लिए, ठीक, 100 ग्राम पानी ये लिया, 100 ग्राम पानी ये लिया, 100 ग्राम पानी इस हाथ पे, 100 ग्राम पानी इस, मतलब दोनों में बीकर लिया एक एक। इस बीकर में 25 ग्राम चीनी है, इस बीकर में 50 ग्राम चीनी है, समझना। तो 25 कम मात्रा है, जिसमें कम वो डाइल्यूट, वो तनु, जिसमें 50 यानी ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र। ये कंपेरेटिव चीज़ है कि जब एक सोल्यूशन में एज़ कम्पेयर टू अदर सोल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में हो, तो वो हमारा कंसंट्रेटेड। जब सोल्यूट ज़्यादा किसी सॉल्वेंट में एज़ कम्पेयर टू दूसरा वाला जो उसके आसपास है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, और जिसमें कम है वो डाइल्यूट, जिसमें ज़्यादा है वो कंसंट्रेटेड। ठीक, कंपेरेटिव है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंसंट्रेट है ये सोल्यूट है। जब दो हैं उनको तुलना कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेट। या अगर हम लैब वगैरह में देखते हैं तो वहाँ ज़्यादातर, अगर हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, वहाँ हमको ज़्यादा अलाउड होते हैं जो एसिड टच करने के लिए। जैसे डाइल्यूट HCl आसानी से सामने रखा मिल जाएगा, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड आसानी से सामने रखा मिल जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 आसानी से सामने रखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन जितने भी उनके कंसंट्रेटेड कंपोनेंट होंगे वो किसी दूसरी बॉटल में छुपे हुए रखे होंगे, कोशिश की जाएगी बच्चे उनके कॉन्टेक्ट में ना आए, क्योंकि करते क्या हैं, वाटर में उनको धीरे धीरे डिजॉल्व करते हैं, यानी कि उनको हम क्या करते हैं, उनकी पोटेंसी कम करते हैं, उनको हम डाइल्यूट बनाने की कोशिश करते हैं। जो अंदर रखा हुआ है, छिपा हुआ है, वो कंसंट्रेटेड है, मतलब उसमें सपोज करो H2SO4 का सोल्यूशन है, उसमें H2SO4 कम है और पानी ज़्यादा है। ठीक है, H2SO4 कम है और पानी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और डाइल्यूट आसानी से रखे होते हैं क्योंकि बहुत कम मात्रा में H2SO4 है और ज़्यादा मात्रा में पानी है। तो इन केस अगर आप टच करते हैं तो कम हार्म करेगा पक्का, लेकिन कम हार्म करेगा, कम नोट चोट पहुँचाएगा आपको। ठीक है ना, तो वो हो गया डाइल्यूट। लैब वगैरह में जहाँ आपको डाइल्यूट ही प्रेफर करना चाहिए उन्हें, या फिर कभी भी उनको यूज़ करें तो थोड़ा सा दूर से ही। कंसंट्रेट के तो बिल्कुल उनको दूर ही गए उनसे। तो डाइल्यूट कंसंट्रेट के हो गया, ये एक कंपेरेटिव चीज़ है, तुलनात्मक है। जब किसी एक विलयन में सॉल्यूट पार्टिकल कम मात्रा में एज़ कम्पेयर टू दूसरा,
तो वो है डाइल्यूट, जिसमें ज़्यादा है वो है कंसनट्रेट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हीटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ कूलिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड मतलब अभी गर्म नहीं किया, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में उसकी हीटिंग का इफेक्ट क्या होता है, उसको हम गर्म करें तो क्या होता है। जैसा अभी बताया हमने सुपर सैचुरेटेड का केस, तो तुरंत इस चीज़ से लिंक करेंगे आप लोग कि अगर कोई सोल्यूशन सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको हम हीट करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा गर्म करते हैं, तो उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व होने लगेंगे और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें घुलने लगेगा। लेकिन इसका दूसरा केस कूलिंग वाला, अगर वही सैचुरेटेड सोल्यूशन है और वो कैसा है, उसको हम ठंडा कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल के जो घुलने का रेट है, गति है, वो कम हो जाएगी। ये टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करता होगा, इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर नॉर्मली किसी बीकर में क्या है, सोल्यूशन है, अब इसको अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसको जब टेम्परेचर मिलेगा तो अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, सॉल्यूट के जितने भी पार्टिकल हैं, वो जल्दी जल्दी आपस में कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, और जितना जल्दी टकराएंगे तो टकराने से वो उतनी जल्दी घुलेंगे, यानी उनके घुलने का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो स्पीड में होंगे, आपस में एक तरीके का मोशन होगा उनमें। अगर इसी विलयन को हम ठंडा करें तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जो अंदर सॉल्यूट पार्टिकल घुले हुए हैं वो किसी तरीके का उनमें गति नहीं होगी, मोशन नहीं होगा, चुपचाप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे शांत, और उनके घुलने का जो रेशियो है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी जो कि आपको हमने समझाई। सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट जो कम मात्रा में, सॉल्यूट जो अधिक मात्रा में, वो सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कई तरीके का हो सकता है, वो लिक्विड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, वो लिक्विड गैस हो सकता है, वो सॉलिड लिक्विड हो सकता है, सबका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन असली या वास्तविक सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन वही है जिसमें पार्टिकल्स कैसे हों, वो जो होमोजीनियस मिक्सचर हो और जिसमें पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁻10 मीटर साइज हो सॉल्यूट पार्टिकल्स का, जिनको हम अपनी नेकेड आई से ना देख सकें, जिन पे लाइट आसानी से पार हो जाए, मतलब कि किसी भी तरीके से स्कैटरिंग ना हो, लाइट बिखरे ना रास्ते में अपने। सोल्यूशन हमारा बाइनरी हो सकता है, 2 कंपोनेंट वाला, टर्नरी 3 कंपोनेंट वाला, क्वार्टरनरी 4 कंपोनेंट वाला। सोल्यूशन हमारा एक्वस हो सकता है, नॉन एक्वस हो सकता है, टिंचर हो सकता है। अगर पानी है मीडियम, अगर हमारा मीडियम है कौन, वाटर, तो एक्वस। अगर हमारा मीडियम है पानी के अलावा और कुछ है, जैसे पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, ये लोग हैं, तो नॉन एक्वस। एल्कोहल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अगर खास करके आयोडीन का केस बताया तो हम उनको टिंचर मानते हैं। कैसा सोल्यूशन होगा, टिंचर सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन पानी वाला, बिना पानी वाला नॉन एक्वस, और एल्कोहल वाला टिंचर। सैचुरेट से पहले आती है अनसैचुरेटेड की कंडीशन, यानी कि जब अच्छे से कुछ घुलता जा रहा था सॉल्वेंट में, कोई सॉल्यूट पार्टिकल घुलते जा रहे थे, जब घुलना बंद हो गए तब वो हो गया सैचुरेटेड, जब गर्म करने पर भी घुलना बंद हो गए तब हो गया सुपर सैचुरेटेड। इतनी चीज़ें थी, इनको आप नोट कर लें, फिर कुछ चीज़ें और बताते हैं। सोल्यूशन में ही नेक्स्ट चीज़ है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जैसे कंसंट्रेशन नाम लिया, आपको याद आया होगा, अभी मैंने बोला था कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो डाइल्यूट तो एक अलग केस हो गया कि बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट है किसी सॉल्वेंट में। कंसंट्रेट का मतलब ज़्यादा मात्रा में है। ज़्यादा है तो कितना है, इस चीज़ को समझना ही कंसंट्रेशन है। मतलब द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बात समझना, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में घुले हुए हैं, यही उसकी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ है, ताकत है कि कितना शक्तिशाली सॉल्यूशन है हमारा। ठीक, तो अभी हमारे सिलेबस में हमको केवल 2 ही कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं। एक है हमारा मास परसेंटेज और एक है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, मास परसेंटेज क्या है,
वेट ऑफ सॉल्यूट, या फिर वेट की जगह मास कह दो, कोई दिक्कत नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इन्हीं को आप संयुक्त रूप से क्या बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो। वैसा ही केस इनका है, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंफ्यूज मत होना, इसी वजह से मैं लिखे दे रहा हूँ, बात वही है भाई। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही बनता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखिए, इसको फिर से लिखे देते हैं आपके समझने के लिए। इसमें लिखे देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, बात वही है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये एक फार्मूला है। कंसंट्रेशन क्या होती है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के घुले हुए हैं, डिजॉल्व हैं किसी सॉल्यूशन में, वही बताता है, यही चीज़ बताती है उसकी स्ट्रेंथ, ताकत, और यही है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को हम कई तरीके से निकालते हैं, जिनमें कि कई चीज़ें हैं, जैसे कि अभी कुछ आगे की क्लासों में आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन जैसे शब्द मिलेंगे। अभी आपके सिलेबस में केवल है मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, तो हमको केवल इतने से ही मतलब है। मास परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्यूशन, वही फिर मैंने दोबारा रिपीट करके लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल लें। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, अब परसेंटेज बना है पूरा। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को दोनों को मिला के। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 50 ml alcohol is dissolved in 1 liter water, find its वॉल्यूम परसेंटेज। 50 ml एल्कोहल है जो कि डिज़ोल्व किया गया है 1 लीटर पानी में, इसका वॉल्यूम परसेंटेज बताएं। वही फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट एल्कोहल है, कम मात्रा में है, तो क्या होगा, इसको ऊपर रख दिया, ये इसका वॉल्यूम हो गया, अपन सॉल्यूशन का मतलब दोनों मिलाना है। अब 1 लीटर पानी का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ml इसके और प्लस 50 ml एल्कोहल के, क्योंकि वो भी अब घुल चुका है, तो सोल्यूशन फाइनली हमारा बन चुका है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कितना हो गया, 50 बटे 1050 गुणे 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 21 100/21। ठीक, इधर आ जाओ। जैसे इसमें एक बताते हैं आपको, जैसे इसका एक एग्जांपल बताते हैं। $50 ग्राम sugar is dissolved in 2.4 kg of water. Find its मास परसेंटेज। 50 ग्राम चीनी है जिसको 2.45 किलोग्राम चीनी में मिलाया गया है। अब पहले तो इसमें डिसाइड करो कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट। कम मात्रा में चीनी है, यानी कि 50 ग्राम जो चीनी है यही हमारा है क्या, सॉल्यूट, और ये जो हमारा है ये क्या है, सॉल्वेंट। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट। इसको चेंज करेंगे हम किसमें, ग्राम में। 2.45 मल्टीप्लाई भी, क्योंकि पहले हमारा जो सॉल्यूट है वो ग्राम में दिया हुआ है, तो इसमें 1000 से किया मल्टीप्लाई, कितने ग्राम हो गए, 2450 ग्राम। फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमारा शुगर कितना है 50 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी दोनों मिलाना है हमको, सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करना है। सॉल्वेंट हमारा पानी है, ठीक,
पानी है कितना है 2450, ये हो गया 50, इसको और ऐड कर दो, कितना हो गया पूरा 2500 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 जीरो इनके 2 जीरो इनके 51 जा 2 जा 2% हो गया इसका मास परसेंटेज। ठीक है, ये दोनों डिजॉल्विंग का केस बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन से रिलेटेड दो सवाल, एक मास परसेंटेज पे और एक वॉल्यूम परसेंटेज पे, इनको नोट कर लें। एक क्वेश्चन है देखिए, 2.5 लीटर ऑफ एल्कोहल, या फिर उल्टा है मतलब रिवर्स है कि 10 लीटर solution is prepared by dissolving 2.5 liter alcohol in water. Find its वॉल्यूम परसेंटेज। अब सुनना, अब ध्यान देना इसमें, अब इसमें आपको ऐड नहीं करना, इसके केस से अलग केस। यहाँ देखो हमने क्या किया था, सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला था कि 50 ग्राम चीनी को 2.45 किलोग्राम पानी में मिलाया गया है, ना कि सोल्यूशन में मिलाया गया है। यहाँ इसने बोला कि 10 लीटर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2.5 लीटर एल्कोहल, यानी कि सोल्यूशन बन चुका है, सोल्यूशन बन चुका है क्या 2.5 लीटर एल्कोहल इन वाटर, पानी 2.5 लीटर एल्कोहल को पानी में मिलाया गया है, तो पक्का 2.5 लीटर एल्कोहल है। तो जो बची मात्रा है, क्योंकि ये तो सोल्यूशन का मात्रा, ये तो हमारे सोल्यूशन की मात्रा हो गई, ये तो बेटा हमारे सोल्यूशन की मात्रा हो गई, 2.5 लीटर एल्कोहल ये सॉल्यूट हो गया। ध्यान देना इस बात का, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये हो गया सॉल्यूट, तो ये पक्का कौन है, सॉल्वेंट है। अब हमको अलग अलग दोनों को ऐड करने की जरूरत ही नहीं, उसने कुछ सोल्यूशन का दे दिया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में तो हमारे सोल्यूशन ही है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के रख देना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 लीटर, कुछ बदलना भी नहीं, ml में भी नहीं करना, ये भी लीटर में, ये भी लीटर में, कुछ सोचना ही नहीं। देखो ये भी लीटर, ये भी लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 जा 4 जा है ना, और 4 1 जा 4, और यहाँ पे 25, तो 25% है इसका वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, तो ये हो गया इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल, बस 2 ही कंसंट्रेशन टर्म हैं आपके सिलेबस में जिनसे रिलेट, जिनके फार्मूले हो गए, और ये हो गए इनके ठीक है, ये छोटे छोटे से फार्मूले और एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लें। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, जिसको कह सकते हैं हिंदी में विलायकता, यानी कि हर 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट की कितनी मात्रा ऐड कर सकते हो, अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, अधिकतम। सॉल्यूट एडेड टू 100 ग्राम सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हर 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप कितनी मात्रा में सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, ये है सॉल्युबिलिटी। ठीक, ये है हमारी सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के लिए कुछ चीज़ें समझो आप। सॉल्युबिलिटी के भी 2-3 केसेस हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि होती हैं सॉल्युबल, कुछ होती हैं इनसॉल्युबल, और कुछ होती हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल जो बहुत अच्छे से घुल सकती हैं, एक बहुत ज़्यादा मात्रा में घुल सकती हैं, जैसे कि सॉल्युबल का एग्जांपल हो गया NaCl, KNO3, शुगर, ये सॉल्युबल है। मतलब NaCl कितना, NaCl
40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36.5 ग्राम घोल सकते हैं। किसमें, किसमें बेटा, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 36.5 ग्राम NaCl को हम 100 ग्राम पानी में आसानी से घोल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी सॉल्युबिलिटी, वो अलग बात है। KNO3 63.5 ग्राम KNO3 को हम 100 ग्राम पानी में घोल सकते हैं आसानी से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। इसमें कोई भाई देखो सॉल्युबिलिटी में एक चीज़ और है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें ऐड कर देते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर 40 टेम्परेचर आप रोक के रख रहे हैं तो आप 100 ग्राम पानी में आसानी से 36.5 ग्राम NaCl यानी कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट ऐड कर सकते हैं। 63.5 ग्राम आप KNO3 ऐड कर सकते हैं। अब इनकी देखो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है अभी समझ में आएगा। इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल आपको बताएं, 0.0000115 ग्राम AgCl है जो कि घुलेगा किसमें, 100 ग्राम पानी में। अब समझो, कंपेयर करो इससे, कहाँ है 63, कहाँ है 36, कहाँ है 0.0000015 ग्राम, इतना AgCl घुलेगा 100 ग्राम पानी में। तो इसके कंपेयर में बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू है ना, नगण्य कह सकते हैं, गिन भी नहीं सकते। तो ये सॉल्युबल हो गया अच्छा खासा। इनसॉल्युबल जो बिल्कुल नाम मात्र का घुले या घुले ही ना, AgCl प्रेसिपिटेट जैसा होता है, नीचे बैठ जाता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब जो ठीक ठाक अमाउंट में घुल जाए, ठीक। जैसे 0.17 ग्राम कौन घुल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है किसमें, 100 ग्राम वाटर में, ठीक है ना। तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच का केस है। सॉल्युबल जो अच्छे से घुल जाए, इनसॉल्युबल जो बिल्कुल ना घुले, स्पेरिंगली सॉल्युबल जो बीच का केस हो, ना तो बहुत ज़्यादा घुले ना बहुत कम घुले, ठीक ठाक अमाउंट में घुल जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब बेटा इसी में है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं जो कि इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो बेटा पहली चीज़ तो हो गई टेम्परेचर। नंबर 2 स्टिरिंग, ठीक है। नंबर 2 स्टिरिंग। साइज ऑफ पार्टिकल्स। बेटा समझो, स्टिरिंग का मतलब घोलना, है ना। जैसे जो मैंने एग्जांपल बताया था, अपने हाथ में घोल के गिलास में दिखाया, बहुत कम घोला। अगर उसको ज़्यादा स्टिर करते, ज़्यादा स्पून से मतलब सेक करते रहते, स्टिर करते रहते, ज़्यादा देर तक चम्मच चलाते रहते उस बीकर के अंदर, ग्लास के अंदर, तो ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट घुल जाता, है ना। जितना देर तक करते स्टिरिंग, जितने देर तक, क्योंकि जितनी स्टिरिंग करते, जितना चम्मच को हम चलाते, तो उतना ज़्यादा क्या होता, अंदर के पार्टिकल आपस में कोलाइड करते, लड़ते रहते और जल्दी जल्दी वो घुलते रहते। एक चीज़। साइज ऑफ पार्टिकल का मतलब जितना, जैसे एक बड़ा सा टुकड़ा हो, जैसे चीनी का एक शुगर क्यूब हो, बड़ा सा चीनी का टुकड़ा हो, उसको डाल दो, और एक चीनी का पिसा हुआ पाउडर हो, दोनों को डाल दो। दोनों में कौन जल्दी घुलेगा, स्वाभाविक सी बात है, जो घुला हुआ जो पाउडर फॉर्म में शुगर है वो जल्दी घुल जाएगी, और जो बड़ा सा क्यूब है उसको बहुत समय लगेगा घुलने में, है ना। तो इस तरीके से साइज ऑफ पार्टिकल जितना छोटा उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी, और साइज ऑफ पार्टिकल जितना बड़ा उतनी कम सॉल्युबिलिटी। स्टिरिंग जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तीसरा टेम्परेचर का केस बेटा ऐसा है कि टेम्परेचर में जैसे हमको पता है कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे हम KNO3 का ही केस ले लें, तो 20, 40 और 60 का केस लो, ठीक। यहाँ पे ये था 31.6 ग्राम, यहाँ पहुँच जाएगा 36.5 ग्राम, और यहाँ आते आते ये पहुँच जाएगा 108 ग्राम। बात समझ रहे हो आप। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ही 60 डिग्री पहुँचेंगे वाटर के अमाउंट से ज़्यादा, यानी पहले तो वाटर के बराबर घुलेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा घुल जाएगा, समझ रहे हैं ना, अच्छा खासा सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो किसी सॉल्यूट की पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये थे वो फैक्टर, वो कारण जो कि किसी सॉल्वेंट की, किसी विलायक की विलेयकता यानी उसकी सॉल्युबिलिटी को प्रभावित कर रहे थे। और टेम्परेचर के हिसाब से हमने देखा, उनको स्टिरिंग के हिसाब से देखा, स्टिरिंग मतलब स्पून से चलाना, उनको हिलाना, सेक करना, और साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से भी देखा हमने, ठीक।
तो बेटा अभी के लिए इतना ही, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।